व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वीक में हम लोगों ने नेशनल इनकम कंप्लीट करा और आपने उसका टेस्ट भी दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा यूनिट समझ में आया होगा। अभी हमारे पास इस मंथ में जो टारगेट्स में बचा है वो है एडीएएस वाला यूनिट और इंडियन इको के 2 चैप्टर्स। एक मैंने आपको करा दिया वन शॉट, सेकंड का वन शॉट और थर्ड का वन शॉट आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट वीक में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी टारगेट है हमारा चैप्टर नंबर 7 के साथ ये वाला यूनिट शुरू करना। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और प्रॉमिस याद रखना, साथ साथ तैयार करना है और इस वीकेंड में टेस्ट भी देना है। चलिए लेट्स बिगिन। आइए जी स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 7 के साथ। चैप्टर नंबर 7 का नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड के बारे में और उससे संबंधित रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि है व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? अब देखो, डिमांड आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो, यहां पे इसके साथ एक शब्द जुड़ गया एग्रीगेट डिमांड। ये क्यों जुड़ना है, ये वर्ड एग्रीगेट क्यों ऐड हुआ है? क्योंकि हम क्लास 11th में माइक्रो पढ़ते थे और क्लास 12th में हम मैक्रो पढ़ते हैं। मैक्रो तो हर चीज का एग्रीगेट होता है ना। तो क्लास 11th में जब हम डिमांड पढ़ते थे तो वहां पे हम एक कंज्यूमर की डिमांड की बात करते थे कि एक कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विलिंग भी है और एबल भी है, वो लेना चाहता है। यहां पे जब एग्रीगेट पढ़ेंगे तो हम पूरी इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स ले लेंगे। इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कोई भी इकोनॉमी हो 4 सेक्टर होते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, एग्रीगेट डिमांड में चारों ही सेक्टर की डिमांड को सम कर देंगे, उसको क्या बोल देंगे, एग्रीगेट डिमांड। तो क्या होता है एग्रीगेट डिमांड? इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा जी कीवर्ड्स का याद रखना, 2 प्रकार के गुड्स हैं, इंटरमीडिएट और फाइनल। हम किसकी बात करेंगे? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर्स, ऑल द सेक्टर्स का मतलब कितने सेक्टर्स हैं आपके पास? 4। तो चारों सेक्टर्स लेने, आर प्लानिंग टू बाय, जो खरीदना चाहते हैं, एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, अब जितना भी सामान सभी सेक्टर्स खरीदना चाहते हैं, यानी उस पर वो उतना ही खर्चा करने वाले हैं। भाई अगर मैं कोई गाड़ी लेना चाहता हूं, इट मीन्स मैं उस पर खर्चा करने वाला हूं ना, मैं उस पर पैसा लगाने वाला हूं, तो सभी सेक्टर्स का खर्चा भी तो इसके बराबर ही होगा, राइट? क्या लिखा है? AD is the aggregate expenditure that different sectors of the economy are willing to incur during a given period of time. It means aggregate demand and लोगों का खर्चा means the same. ठीक है, तो AD क्या होगा? AD is the total expenditure that all households, मैंने बताया चार सेक्टर्स हैं, हाउसहोल्ड यानी हम लोग, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि फॉरेन सेक्टर, जो भी प्लान कर रहे हैं लेने के लिए ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, उसको हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। अब एग्रीगेट डिमांड हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं देख रहे, एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देख रहे हैं, एक साल का देख रहे हैं। तो एडी इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं है, 1 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एडी इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ओके, चलो अब हमारे पास आता है कि एडी के कितने कंपोनेंट्स होंगे, एडी में क्या क्या चीजें आएंगी। ठीक है, अब यहां पे क्योंकि मैं आपको नेशनल इनकम पढ़ा चुका हूं तो मैं आपको 2 चीजों से रिलेट करवाऊंगा। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि 4 सेक्टर है, हम लोग, हाउस होल्ड, फर्म्स जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करके दे रही हैं आपको, गवर्नमेंट, सरकार, चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारा फॉरेन सेक्टर। तो सभी की डिमांड को लेना है, तो सबसे पहले हाउस होल्ड की डिमांड को ले लेते हैं। तो हाउस होल्ड की डिमांड को क्या बोलना है? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या फिर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद सभी की इन्वेस्टमेंट, जो बिजनेस फर्म्स हैं वो इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगी, तो उनकी इन्वेस्टमेंट ले ली, आई। उसके बाद गवर्नमेंट का खर्चा, सरकार का, जी, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स यानी कि नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो एडी के बेसिकली 4 कंपोनेंट्स निकल के आए, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। आ गए या नहीं आ गए? तो एडी के हमारे पास 4 कंपोनेंट्स होते हैं, सी यानी कि प्राइवेट हाउस होल्ड का खर्चा, आई टोटल इन्वेस्टमेंट जो फर्म्स कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है, हाउस होल्ड्स कर रहे हैं, गवर्नमेंट का खर्चा, ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट्स। सही हो गया। अब यहां से रिलेट करो, अभी मैंने आपको ऊपर क्या पढ़ाया? मैंने आपको ऊपर पढ़ाया कि एडी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर।
हमने पढ़ा एडी इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, सभी सेक्टर्स का खर्चा ले लो। अब जब सभी सेक्टर्स का खर्चा लेंगे बच्चों, तो नेशनल इनकम में एक्सपेंडिचर मेथड याद करो। नेशनल इनकम में एक्सपेंडिचर मेथड के कितने कंपोनेंट्स होते थे? क्या नेशनल इनकम के एक्सपेंडिचर मेथड में मैंने आपको जीजीएनपी याद कराया था? जीजीएनपी, पी का मतलब ही क्या होता था? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है वो यही है। यहां पे जी का मतलब क्या होता था? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो ये है। जी क्या होता था? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, वो ये रहा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और एन क्या होता था? नेट एक्सपोर्ट्स, वो ये रहा। तो जब भी आप चाहे नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, वहां पे भी एक्सपेंडिचर मेथड में ये 4 कंपोनेंट्स थे। और चाहे आप एडी को नॉर्मली एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़ लो, तो वहां पे सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम आपके पास आ जाता है। तो एडी के कितने कंपोनेंट्स होंगे? सी आई जी एक्स माइनस एम। अब अगर हम आगे चले तो इनका मीनिंग देख लो फटाफट से, इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने आपको बता दिया। वैसे हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज पे। इन्वेस्टमेंट जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है सभी प्राइवेट फर्म्स का कैपिटल गुड्स पे। उसके बाद गवर्नमेंट का खर्चा, गवर्नमेंट के 2 प्रकार के खर्चे होते हैं मैंने आपको बताया। एक तो उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जैसे कि उन्हें सैलरी देनी है अपने एम्प्लॉइज की, लॉ एंड ऑर्डर पूरा करना है, एजुकेशन पे खर्चा करना है, हेल्थ पे। दूसरा गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जैसे कि हाईवे बनाना, रोड बनाना, पावर प्लांट्स बनाना, बड़े बड़े ब्रिजेस बनाना। और चौथा होता है नेट एक्सपोर्ट्स, डिफरेंट बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, इसको हम नेट एक्सपोर्ट्स बोलते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। और रिटर्न नोट्स बनाना बच्चों, देखो स्लाइड्स का पर्पस क्या था? स्लाइड्स का पर्पस था कि आप लोग को थोड़ा डिटेल्ड चीजें मिले, सो दैट जब आप एग्जाम में लिख के आओ तो आपको मार्क्स फुल मिले। अदरवाइज मैं लिख लिख के हेडिंग्स लिख लूंगा, तुम लोग को अंदर समझ में ही नहीं आएगा लिखना क्या है। यहाँ तुम एज इट इज लिख के आ सकते हो। तो अपने नोट्स बनाओ। और एक बात और बोलूंगा कि वर्ड टू वर्ड की नीड नहीं है, चीजें समझो और अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हमारा हो गया 4 कंपोनेंट्स एडी के, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब देखो क्या लिखा हुआ है। अब याद रखेंगे कि हम जितनी भी चीजें पढ़ के आए हैं, हम सर्कुलर फ्लो पढ़ते थे, वो भी 2 सेक्टर मॉडल पे पढ़ते थे। हम नेशनल इनकम पढ़ के आए हैं, वो भी 2 सेक्टर मॉडल पे पढ़ के आए हैं। हम गवर्नमेंट को और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इग्नोर करते थे। तो अभी जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो यहां पे भी अगर एक क्वेश्चन आया कंपोनेंट्स बताओ, तो कंपोनेंट्स में तो चारों लिख के आओगे, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। लेकिन अब जब आगे के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे उसमें हम फिर से 2 सेक्टर्स को इग्नोर करेंगे। वो 2 सेक्टर्स कौन से हैं हमारे पास? एक तो जी को भूल जाना और एक एक्स माइनस एम को भूल जाना। इसका मतलब इवन दो एडी हैज 4 कंपोनेंट्स, वी विल एज्यूम, हम सिर्फ एजम्पशन ले रहे हैं, पढ़ा है हमने चारों कंपोनेंट्स, दैट एडी इज अ फंक्शन ऑफ ओनली सी प्लस आई, ठीक है। तो अगर एग्जाम में कंपोनेंट्स आया तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अगर कंपोनेंट्स नहीं, अब फर्दर कोई कॉन्सेप्ट आया तो वहां पे मान के चलेंगे कि एडी सी प्लस आई, ओके। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम होता है कि जितनी भी इनकम आपके पास अवेलेबल है खर्चा करने के लिए, उसको डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सेल्स करी, अब सेल्स मेरे पास खर्चा करने के लिए अवेलेबल है या नहीं है? क्या मैं घर ले जा सकता हूँ, अपना खर्चा कर सकता हूँ, या अभी मेरे पास उसमें से और बिजनेस एक्सपेंसेस भी माइनस होंगे, फिर बचेगा, फिर मेरे पास अपनी पर्सनल इनकम बचेगी, है ना। तो डिस्पोजेबल इनकम क्या है? द इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेज which is available to households for spending on consumption, यानी कि बिजनेस के सब खर्चे माइनस हो चुके हैं, बाद में जो आपके पास बचा कंजम्पशन के लिए और सेविंग्स के लिए, उसको डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं, ओके। अब आ रहा है हमारे पास एडी का डायग्राम। एडी का सर डायग्राम कैसा बनेगा? तो देखो बेटा बहुत सिंपल सा डायग्राम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम लोग को इसका डायग्राम सेपरेटली भी बना के दिखाता हूँ। देखो एडी के मैंने आपको कितने कंपोनेंट्स बताए कि एडी के हमारे पास 2 कंपोनेंट्स हैं, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, ठीक है ना। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। अब आप क्या करो, पूरे चैप्टर में सेम टेबल लेके चलेंगे, तो टेबल को बड़े ध्यान से समझ लो। हम सबसे पहले इनकम ले लेते हैं, 0 मेरी इनकम, फिर 100 हुई, फिर 200 हुई, फिर 300 हुई, 400 हुई, 500 हुई, 600 हुई, ये मेरी इनकम है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझने वाला है वो कंजम्पशन वाला है। एडी सी प्लस आई, तो सबसे पहले कंजम्पशन वाले पॉइंट को बड़े ध्यान से समझ लो। मैं इस चैप्टर को थोड़ा स्लो लेके चलूंगा क्योंकि मैं डिटेल में बात करूंगा आपसे। मुझे वीडियो इस तरीके की करनी है कि ना तो 2 घंटे की बन जाए
और ना ही 10 मिनट में खत्म हो जाए। तो हम कॉन्सेप्ट वाइज अच्छे से समझ के चलेंगे। देखो, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी क्या हम खर्चा नहीं करेंगे? सोचो, अगर मेरी इनकम जीरो है तो क्या मैं खाना खाना बंद कर दूंगा? अगर इनकम जीरो भी हो जाए, कोविड में भी ऐसा सिचुएशन आया जब लोगों की इनकम बिल्कुल शून्य थी, जीरो थी, क्या लोगों ने खाना नहीं खाया था? क्या लोगों ने अपनी बेसिक एक्टिविटीज नहीं करी थी? सबने करी थी। कहां से करी थी सर? वो कहां से हुई थी? वो उनकी प्रीवियस सेविंग से हुई थी, बट बेसिक एक्टिविटीज तो हुई थी। तो जीरो लेवल पे भी कुछ ना कुछ खर्चा जरूर होगा। ठीक है, हमने मान लिया कि जीरो इनकम पे भी 40 का खर्चा है। तो जो खर्चा, मैं सिर्फ जीरो लेवल की बात कर रहा हूं, जो खर्चा जीरो लेवल ऑफ इनकम पे होता है उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोल दो, एंड इट इज डिनोटेड बाय सी बार। इस तरीके से इसको डिनोट करा जाता है। तो आपसे अगर कोई एक नंबर में क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, तो मैं बोलूंगा जो जीरो लेवल पे भी कंजम्पशन होता है, मैंने अपनी प्रीवियस सेविंग से करा है, उसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। ठीक है, अब आप बताओ इनकम का कंजम्पशन के साथ कैसा रिलेशनशिप होगा? सीधा सीधा रिश्ता। लोगों की इनकम बढ़ती रहती है तो लोग खर्चा भी बढ़ाते रहते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता रहता है। नॉट ऑलवेज, बट हम जनरल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में हम सब कुछ जनरली देखते हैं, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, बट आप जनरल नेचर देखोगे, इनकम बढ़ेगी तो एक आम आदमी का खर्चा भी बढ़ेगा धीरे 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 धीरे। तो हम 80 से बढ़ा देते हैं, सपोज 40 में 80 बढ़ाया 120, फिर 80 बढ़ाया 200, फिर 80 बढ़ाया 280, क्योंकि यहाँ पे मैंने इनकम भी कंसिस्टेंटली बढ़ाई है 100 से, तो यहाँ पे 80 से खर्चा बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि सारा तो खर्च भी नहीं करोगे ना। 360, 440 और 520, ये हमने कंजम्पशन ले लिया। ये टेबल पूरे चैप्टर में यूज होगी। इनिशियल 0 पे 40 ले लेना, बाकी 80 का डिफरेंस ले लेना। ठीक है, अब हम इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं। सर आई, इन्वेस्टमेंट को ले लो आप 20, 20, 20, 20, 20, 20 और 20। इन्वेस्टमेंट को भी हमने कैसा रखा है? ऑटोनॉमस रखा है। सर ये ऑटोनॉमस शब्द बहुत आ रहा है, यहाँ भी ऑटोनॉमस, यहाँ भी ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस का मतलब होता है जो चेंज नहीं होता। ऑटोनॉमस का मतलब होता है जो फिक्स्ड रहता है। तो चीज़ों को इजी बनाने के लिए, हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड ना हो, चीज़ों को सिंपल रखने के लिए हमने इन्वेस्टमेंट को फिक्स रखा है, 20 रखा है कि बार बार चेंज नहीं हो रही। ठीक है, ये हमारा एजम्पशन है। मैं फिर बोल रहा हूँ, दिस इज आवर एजम्पशन, याद रखना है ये। अब हमें सी भी पता है, हमें आई भी पता है, और हमें ए डी पता है क्या होता है सी प्लस आई। तो हम क्या करेंगे, इसका सम कर देंगे और ए डी निकालेंगे। 40 + 20 60, 120 + 40 140, 220, 300, 380, 460, 540। तो ये आपका सी, आई और ए डी आ गया। डन। ये टेबल आपकी बहुत यूजफुल होने वाली है पूरे चैप्टर में, तो अच्छे से समझ के चलना। ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ की पॉइंट्स बताने वाला हूँ इसके बारे में। सबसे पहले, जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे हमारे पास कंजम्पशन होता है उसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है चीज़ों में, एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है जहाँ पे जितना इंसान कमाता है उतना इंसान खर्चा करता है। तो जहाँ पे इनकम और कंजम्पशन बराबर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि जितना कमाया उतना ही खर्च कर दिया। तो इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? ब्रेक इवन पॉइंट। ऑल्दो मैं आपको आगे भी समझाऊंगा, बट फिलहाल जितना मैं आपको बता सकता हूँ वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ें बन गई, ये टेबल तैयार हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस टेबल से इसको प्लॉट करने की कोशिश करेंगे और एडी का नेचर समझने की कोशिश करेंगे कि एडी का नेचर कैसा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको छोटा कर देता हूँ। इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब हम इसका कर्व बनाते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इधर एडी ले लेंगे, इधर इनकम ले लेंगे। तो इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500 और 600 तक हमने इनकम ली थी। उसके बाद मुझे अब दो कंपोनेंट्स बनाने हैं, इसमें सी भी होगा, आई भी होगा और एडी भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सी ले लेते हैं, कंजम्पशन। कंजम्पशन में मुझे 520 तक जाना है और एडी में मुझे 540 तक जाना है। तो हम डिफरेंस 80-80 का ही ले लेते हैं, या 60 का भी ले सकते हैं। 80 का ले लो,
सबसे पहले 80, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56। लो जी, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब जब मैं शुरू से ही पहले शब्द से ही इंपॉर्टेंट है कर्व। सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट बना लेते हैं। इन्वेस्टमेंट हर लेवल पे सेम था कि चाहे 0 इनकम हो, चाहे 100 रुपए की इनकम हो, चाहे 200 की इनकम हो, 20 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी हुई है हमने, ठीक है। तो 0 पे भी 20, सपोज ये 20 है, 100 पे भी 20, 200 पे भी 20, इन्वेस्टमेंट को फर्क ही नहीं पड़ रहा, 300 पे 20, 400 पे 20, 500 पे 20, 600 पे 20, इन्वेस्टमेंट सेम रहा। तो इन्वेस्टमेंट का कर्व कैसा बन के आया? इस तरीके से। इन्वेस्टमेंट, इसका कर्व कैसा है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन क्यों है सर? क्योंकि कांस्टेंट है ना, बिल्कुल। एक तो इसके बीच का डिस्टेंस 20 से चेंज हो रहा है और कांस्टेंट रहा है। अब इन्वेस्टमेंट हो गया, आप कंजम्पशन ले लो। 0 पे 40, ये 20 से शुरू हुआ था, ये 40, 0 पे भी 40 है। अब मैंने क्या बताया था आपको? जो लेवल ऑफ कंजम्पशन 0 पे भी होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। उसको क्या बोला जाता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। एंड दिस इज डिनोटेड बाय सी बार। तो यहां पे मैं लिखूंगा ये सी बार है, ये पूरा 0 पे 40, दिस इज सी बार। तो 0 पे 40, फिर उसके बाद 100 पे 120, 100 पे 120 लगभग यहां होगा। फिर उसके बाद 200 पे 200 लगभग यहाँ होगा। उसके बाद 300 पे 280 कुछ ऐसा, 400 पे 360 कुछ यहाँ, फिर 500 पे 440 लगभग यहाँ, और 600 पे 520 कुछ यहाँ, ठीक है। और इसको सीधा ज्वाइन कर देते हैं, ये बन गया कंजम्पशन। ये हमारा कंजम्पशन कर्व बन गया। सर कंजम्पशन कर्व कैसा है? कंजम्पशन कर्व अपवर्ड स्लोपिंग पॉजिटिव स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसको क्या बोलूंगा कंजम्पशन कर्व को? अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। सर ये स्ट्रेट क्यों है? स्ट्रेट इसीलिए है क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस भी 80 80 80 80 लिया गया है। और कोई भी कर्व अपवर्ड स्लोपिंग कब होता है? जब डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, इनकम बढ़ रहा है तो कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। कभी भी इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो कर्व नीचे की तरफ आता है। जब आपने डिमांड कर्व पढ़ा था क्लास 11th में, प्राइस बढ़ता था तो डिमांड कम होती थी, तो डिमांड कर्व नीचे की तरफ आता था। कभी भी इकोनॉमिक्स में पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, कर्व हमेशा ऊपर जाएगा। नेगेटिव रिलेशन होगा, कर्व हमेशा नीचे आएगा, ठीक है। दिस इज डन। दोनों को जोड़ दूं तो एडी बन जाता है, सी प्लस आई जोड़ दे तो एडी बन जाता है। तो 60 यहाँ पे कहीं पे कर लेना, 80 को थोड़ा ऊपर कर दो, ताकि 80 को थोड़ा यहाँ कर देता हूँ, 60। अब बस ये इसके पैरेलल जाएगा, बिल्कुल इसके पैरेलल जाएगा। सर ये इसके पैरेलल ही क्यों जा रहा है? क्योंकि इन दोनों के बीच में आई है, एडी और सी के बीच में आई है, वो हमेशा 20 रहेगा, तो ये हमेशा पैरेलल रहेगा, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। लो जी, ये हमने बना दिया एडी इज सी प्लस आई, ठीक है जी। अब इस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आते हैं, सबसे पहला क्या इन्वेस्टमेंट कर्व 0 से शुरू होगा? हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि देयर इज ऑलवेज सम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। क्या कंजम्पशन कर्व 0 से शुरू होगा? हम बोलेंगे नहीं, वो भी ऊपर से शुरू होता है, बिकॉज देयर इज ऑलवेज सम ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या एडी कर्व 0 से शुरू होगा? बोलेंगे नहीं, क्योंकि उसके अंदर ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी है और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट भी है, समझे। आओ अब एडी के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या की पॉइंट्स लिखे हैं। कर्व तो मैंने आपको बनवा दिया, ये सब हो गया, सेम मैंने आपको समझा दिया सब। अब देखो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन में AD इज इक्वल टू सी प्लस आई, क्योंकि इसके अंदर C है और I है। पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम लेवल इज 0, बोल रहा है जब इनकम लेवल 0 होता है तब भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव कंजम्पशन होता है। हाँ भाई, इनकम 0 होगा तो चाहे प्रीवियस सेविंग से खाना खाऊंगा, खाना तो खाऊंगा। तो क्या लिखा है? देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम इज 0. It happens because people need some basic goods and services to sustain themselves even if the income is 0. Positive consumption at 0 level of income is termed as autonomous consumption denoted by C bar. ठीक है। उसके बाद slope of consumption curve, consumption curve का slope कैसा है? Upward sloping straight line, समझाया मैंने आपको। Consumption curve slopes upward because consumption increases with increase in
इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगा। उसके बाद शेप ऑफ या स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट कर्व, इन्वेस्टमेंट का स्लोप फिर से स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एज इट इज एज्यूम्ड, ये सिर्फ एज्यूम करा गया है कि इनकम से फर्क नहीं पड़ता, 20 ही रहने वाला है, ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। इसके बाद as it remains constant which shows the level of autonomous investment. Starting point of AD curve क्या है? Starting point of AD curve या C plus I curve, AD curve का या C plus I का कैसा starting point है? Origin तो नहीं होता, ऊपर से शुरू होंगे दोनों, AD भी और C plus I बोल दो चाहे, एक ही बात है ना? AD curve starts from point T, point T कहाँ है सर? ये ले लिया ना इसने ऊपर से, तो इसको क्या बोला? Point T, ठीक है? AD का ऊपर से शुरू होता है, at zero level of income AD is equal to autonomous consumption plus autonomous investment. उसके बाद AD कर्व का स्लोप कैसा होगा? वही पॉजिटिव होगा। क्यों सर पॉजिटिव होगा? क्योंकि इनकम बढ़ेगा तो AD भी बढ़ेगा, फिर से सीधा सीधा रिश्ता, ठीक है। अब हमारे पास इसी के साथ AD हो जाता है समाप्त, ठीक है। तो AD का मीनिंग, AD के कंपोनेंट C plus I plus G plus X minus M। उसके बाद टू सेक्टर मॉडल, AD इज इक्वल टू C plus I। उसके बाद AD का टेबल, AD की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और AD की एक्सप्लेनेशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को AD के बारे में इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे और उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। टॉपिक का नाम है हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई। जैसे आपने एग्रीगेट डिमांड पढ़ा सभी कंज्यूमर्स के लिए, वैसे ही सभी प्रोड्यूसर्स के लिए क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई। पूरे इकोनॉमी में सभी प्रोड्यूसर्स जितना भी सप्लाई करना चाहते हैं उसको हम एग्रीगेट सप्लाई बोल देंगे। सिंपल, क्या है? एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द मनी वैल्यू, ध्यान रखना, मार्केट वैल्यू, सर प्रोडक्शन वैल्यू, मनी वैल्यू, कौन सा वैल्यू? मनी वैल्यू of final goods and services that all the producers are willing to supply in an economy in a given time period. Aggregate supply can also be termed as national income. सर AS को national income भी बोलते हैं, ऐसे कैसे? ये क्या बात हुई? AS इनकम के बराबर कैसा हुआ? क्या आप लोगों ने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था? सर्कुलर फ्लो में याद करो क्या होता था। सबसे पहले ये हाउस होल्ड है, ये फर्म्स है, ठीक है, थोड़ा डार्क में बनाता हूँ। ये हाउस होल्ड है, ये फर्म्स हैं। पहले ये हाउस होल्ड इनको अपनी फैक्टर सर्विसेज देंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, फिर ये इनको इनके बदले में क्या देंगे? फैक्टर पेमेंट, ठीक है। अब जितना इन्होंने फैक्टर पेमेंट करा इनके लिए, हाउस होल्ड्स के लिए इनकम हो गई। फिर ये हाउस होल्ड्स क्या करते थे? हाउस होल्ड्स उसी को खर्च कर देते थे। तो जितना पैसा इनके पास आया इन्होंने सारा एक्सपेंडिचर कर दिया, तो एक्सपेंडिचर के बदले में ही तो गुड्स और सर्विसेज मिलते थे। तो जितना इन्हें गुड्स और सर्विसेज मिल रहे हैं उतना ही ये खर्चा कर रहे हैं, यानी इनकी इनकम हो रही है या नहीं हो रही है। तो सीधी सी बात है कि एग्रीगेट सप्लाई को नेशनल इनकम के बराबर लिया जा सकता है, क्योंकि जितने गुड्स और सर्विसेज सप्लाई होंगे उतनी ही तो इनकम भी होने वाली है, हाँ या ना? मैं इसको न्यूमेरिकल से भी जस्टिफाई करूंगा, अभी देखो, अभी समझाऊंगा। कंपोनेंट्स की बात करते हैं। अब देखो कंपोनेंट्स में क्या होता है। AS में AD के कंपोनेंट्स हो गए C plus I, है ना। अब AS में देखो क्या है। AS में बोला है कि जनरली जो नेशनल इनकम का मेजर पोर्शन है वो या तो कंजम्पशन पे चला जाता है, भाई कोई भी इनकम होगी तो या तो कंज्यूम होगी, खर्चा होगा उससे, और या फिर सेविंग होगी। दो ही तो काम होते हैं, या तो पैसा खर्च हो रहा है या फिर सेव हो रहा है। तो इनकम इज जनरली ईदर कंज्यूम्ड और सेव्ड और बोथ। कुछ खर्चा कर लिया, कुछ सेव कर लिया, राइट। इट मींस इनकम इज ईदर कंज्यूम्ड और सेव्ड। तो हमारे पास हम ये बोल सकते हैं कि नेशनल इनकम बराबर AS और इनकम के दो कंपोनेंट C plus S। AD के थे C plus I, यहां से इनकम के क्या होने वाले हैं, यानी कि AS के क्या होने वाले हैं? C plus S। ऑल राइट, अब देखो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि AS का डायग्राम कैसा बनेगा। फिर से वही टेबल, दोबारा से हम लोग वही टेबल ले लेते हैं। सर कौन सी टेबल? यही वाली, हमारी अपनी वाली टेबल। इस टेबल को फिर से बड़ा किया जाए, कुछ तो टेक्नोलॉजी का फायदा हो हमें। वापस से टेबल को लाया जाए, सबके सामने पेश किया जाए। आओ जी, लो जी, वही वाली टेबल आ गई हमारे पास। हमारे पास इनकम इतनी इतनी हो रही है। सर इनकम इतनी इतनी हो रही है, अभी ये इन्वेस्टमेंट और AD का कोई काम नहीं है तो इसको हटा दूंगा मैं,
ठीक है, इनका अब हमें फिलहाल कोई काम नहीं है। चलो जी, अब मैंने आपको क्या समझाया है बच्चों, इनकम इज इधर कंज्यूम्ड और सेव्ड, या तो खर्चा होगा इनकम में से या सेविंग्स होंगी। चलो अब दिमाग लगाएंगे बेटा, क्या दिमाग लगाएंगे सर, 600 रुपये की इनकम है, 520 रुपये खर्च हो गए, तो सर सेविंग कितना हुआ, 80 रुपीज़ का सेविंग हो गया या नहीं हो गया। 600 में से अगर 520 का खर्चा हो गया तो 80 का सेविंग। सर 500 की इनकम है, 440 खर्च हो गए, 60 की सेविंग। सर 400 का इनकम है, 360 खर्च हो गए, 40 की सेविंग। 300 में से 280 तो 20 की सेविंग। तो सर सेविंग कैसे निकलता है, इनकम माइनस कंजम्पशन। इनकम में से खर्चा हटाओ, सेविंग निकालते जाओ। 200 माइनस 200 0। सर इस पॉइंट को क्या बोलते थे, जहाँ पे इनकम और कंजम्पशन इक्वल होते हैं उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते थे। और सर ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या सेविंग भी जीरो होता है, यस। तो ब्रेक इवन पॉइंट को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, या तो वो पॉइंट जहाँ पे इनकम बराबर कंजम्पशन हो, और या फिर वो पॉइंट जहाँ पे सेविंग जीरो हो। दोनों एक ही चीजें हैं, क्योंकि जब इनकम बराबर कंजम्पशन होगा तो सेविंग तो जीरो ही होगा ना, ऑब्वियसली, राइट। 100 की कमाई 120 का खर्चा, तो पिछली वाली सेविंग्स यूज कर रहा होगा 20 रुपए, इसलिए सेविंग्स नेगेटिव में आ रही है। इसी तरीके से 100 की इनकम और 40 का खर्चा, तो प्रीवियस सेविंग्स माइनस का 40। ठीक है, तो उसी टेबल से आपने बना दिया C और S। अब हम क्या करते हैं, अब हम, या मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। लो जी, अब AS क्या बताया था मैंने, C प्लस S। 40 माइनस 40 0, 120 माइनस 20 100, 200 माइनस 0 200, 300, 400, 500, 600। ठीक है, C प्लस S करते जाओ, AS आ गया। अभी मैंने तुम्हें क्या बोला था थोड़ी देर पहले, कि AS ही नेशनल इनकम होता है। देखो क्या सेम बन गया, वही 0, 100, 200, 300, 500, 400, 600 बना या नहीं बना। तो जितना इनकम उतना ही AS, इसीलिए क्या बोला जाता है, Y इज इक्वल टू AS इज इक्वल टू C प्लस S। समझ आई बात, ठीक है। देखो ये सेम टेबल बना दिया। सेविंग्स को अगर आप प्लॉट करते हो, सेविंग्स को तो हमें करना नहीं है फिलहाल, AS को करना है। यहां पे प्लीज टेबल को थोड़ा सा AS C प्लस S, ठीक है। जब आप इसको प्लॉट करोगे तो मैं प्लॉट ही कर देता हूं तुम्हारे लिए। इधर हमने इनकम लेना है, इधर हमने AS लेना है। 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, और इधर भी 100, 200, 300, 400, 500, 600। ठीक है, अब मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें समझाना है, और बड़े ध्यान से समझना मेरी बात को। ये जो सर पूरा एंगल होता है, ये वाला जो एंगल, ये कितने डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है ना। अब मुझे बताओ, जितनी इनकम उतना ही AS, दोनों बराबर है भाई, जितनी इनकम उतना ही AS। तो इस एरिया पे अगर मैं कर्व बनाऊं तो मुझे कोई ऐसा लाइन चाहिए ना जिसमें उतना डिस्टेंस इधर बचे उतना ही इधर बचे, क्योंकि दोनों बराबर है, कम ज्यादा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब इसको बिल्कुल हाफ हाफ डिवाइड करना होगा। हाफ हाफ डिवाइड करूंगा तभी तो बराबर आएगा, नहीं तो बराबर कैसे आएगा। तो 90 को अगर हाफ हाफ डिवाइड करूं, क्या 45 डिग्री बराबर बैठ जाता है ना। तो जब हम कर्व बनाएंगे बच्चों, तो देखो 100 पे 100 ये वाला पॉइंट, 200 पे 200 ये वाला पॉइंट, 300 पे 300, 400 पे 400, 500 पे 500, 600 पे 600। तो हमारे पास जो कर्व बनेगा कुछ इस तरीके का बन जाएगा। तो आपसे कोई पूछे सर AS का कर्व कैसा होता है, तो हम बोलेंगे AS कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन कितना डिग्री, 45 डिग्री। बात समझ में आई। तो हमने AD भी पढ़ा, हमने AS भी पढ़ा। क्या AS 0 से शुरू होता है, यस, AS बिल्कुल 0 से शुरू होता है। क्या लिखा है देखो, नेशनल इनकम इज मेजर्ड ऑन X एक्सिस और कंजम्पशन सेविंग Y पे लिया है।
एएस कर्व और नेशनल इनकम कर्व कोइंसाइड विद ईच अदर। एएस कर्व बोलो या नेशनल इनकम कर्व बोलो एक ही बात है। इनकम को एक्स एक्सेस पे और कंजम्पशन और सेविंग को वाई एक्सेस पे 45 डिग्री का लाइन ड्रॉ हो जाएगा, इट रिप्रेजेंट्स एएस। सीधा सीधा 45 डिग्री का लाइन ड्रॉ होगा और इसको एएस बोल दिया जाएगा। सर 45 डिग्री ही क्यों? क्योंकि जितना इधर उतना इधर। तो ये होता है हमारे पास एएस। मैंने आपको एडी समझा दिया, मैंने आपको एएस समझा दिया, दोनों के कंपोनेंट समझा दिए। मुझे पूरी उम्मीद है आपको एडी और एएस दोनों समझ में आए होंगे। स्टिल इसमें अगर कोई डाउट होता है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगली वाली चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।